देखो बच्चों, हमने एक्सरे के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन अब एक्सरे के कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। फिर इस बार हमको दे रखा है कि हम एक्सरे का एक्सपेरिमेंट करें और पहले केस में टारगेट मटेरियल की फॉर्म में सोडियम का यूज करें जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, और तब निकलने वाली के अल्फा लाइन का वेवलेंथ लैम्डा आ रहा है। अब अगली केस में टारगेट मटेरियल की फॉर्म में हम किसी अननोन मटेरियल का यूज करें, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर पता नहीं है, तो एटॉमिक नंबर Z मान लेते हैं। और अगर अननोन टारगेट मटेरियल यूज करें तो निकलने वाले के अल्फा लाइन का वेवलेंथ 4 लैम्डा आ रहा है। तो हमको देखना है कि इस अननोन मटेरियल का एटॉमिक नंबर कितना होगा, और एटॉमिक नंबर पता चल गया तो उससे हम अननोन मटेरियल को पहचान भी सकते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो तुम खुद बताओ कि हमको, है ना, हमको एक टाइप से निकलने वाली के अल्फा लाइन है, निकलने वाले कैरेक्टरिस्टिक फोटॉन्स का वेवलेंथ देखना है ना। तो मैंने बताया था तुमको कि कभी भी, है ना, कभी भी हमको कैरेक्टरिस्टिक फोटोन की एनर्जी नहीं, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फोटोन का वेवलेंथ ही पूछे तो फिर हम सिंपली रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण जो कैरेक्टरिस्टिक फोटोन निकलते हैं उनका वेवलेंथ कितना होता है, 1 बाय लैम्डा इक्वल रेडबर्ग कांस्टेंट, z की जगह z माइनस बी का स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। अब देखो इस बार के अल्फा लाइन निकल रही है। मैंने बताया था कि के अल्फा लाइन तब निकलती है जब टारगेट मटेरियल का इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में गिरे। वही पहले केस में टारगेट मटेरियल की फॉर्म में सोडियम का यूज करें जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, और उस केस में के अल्फा लाइन का वेवलेंथ लैम्डा है, तो वैल्यू रखते हैं। तो तब 1 अपन के अल्फा लाइन का वेवलेंथ तो लैम्डा ही दे रखा है, तो लैम्डा की जगह लैम्डा ही आएगा इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, ऐसे ही रहने देते हैं z। तो पहले केस में टारगेट मटेरियल की फॉर्म में सोडियम का यूज किया है जिसका एटॉमिक नंबर 11 माइनस बी। तो मैंने चमका कर बताया था कि के अल्फा लाइन के लिए शील्डिंग फैक्टर 1 होता है, इसका स्क्वायर। और बताओ के अल्फा लाइन तब निकलती है जब टारगेट मटेरियल का इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से 1 में गिरता है। तो इधर क्या आएगा, सिंपली ज्यादा माइनस कम, मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब अगले केस में हम क्या करें कि टारगेट मटेरियल की फॉर्म में कोई अननोन मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z है, और उस केस में निकलने वाले के अल्फा लाइन का वेवलेंथ 4 लैम्डा है। तो इस केस के लिए भी वैल्यू रख सकते हैं। तो तब 1/, के अल्फा लाइन का वेवलेंथ इस बार 4 लैम्डा है, तो लैम्डा की जगह 4 लैम्डा इक्वल रेडबर्ग कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देते हैं। Z तो देखो इस अननोन मटेरियल का एटॉमिक नंबर Z ही मान लेते हैं, माइनस बी तो के अल्फा लाइन के लिए शील्डिंग फैक्टर 1 का होल स्क्वायर। और इस बार भी के अल्फा लाइन है, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिर रहा है, तो यहाँ भी ज्यादा माइनस का मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर है सेकेंड इक्वेशन। बस सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना। क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि इसमें इसका डिवाइड करते हैं। तो इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 1 बाय लैम्डा से 1 बाय लैम्डा कैंसल, 4 बचेगा। इधर डिवाइड करेंगे तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट आर से आर कैंसल, और 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर से ये 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर भी कैंसल। तो इधर कितना बचेगा, 11 माइनस 1। तो 11 माइनस 1 तो 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो, चलो इसे लिख देता हूँ, है ना, 10 का स्क्वायर अपन नीचे z माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको कंबाइन करके 10/z माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे तो कर सकते हो, दोनों अंडर रूट करेंगे तो 10/z माइनस 1 इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2। आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो z माइनस 1 इक्वल टू 5 होता, z इक्वल टू 6। तो इससे हम, है ना, इससे हम बोल सकते हैं कि जो अननोन मटेरियल था ना, जो अननोन मटेरियल था उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। और हमको पता है कि एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो अननोन मटेरियल था उसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब अननोन मटेरियल कार्बन है। तो इसीलिए मैंने पहले बताया था कि इन कैरेक्टरिस्टिक फोटोन से हम उस मटेरियल की पहचान कर सकते हैं। बताया था कि जिस टाइप से फिंगरप्रिंट से इंसान की पहचान होती है, वैसे ही इन कैरेक्टरिस्टिक फोटोन से उस मटेरियल की पहचान होती है। इसीलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक फोटोन होते हैं उसको उस मटेरियल का फिंगरप्रिंट बोलते हैं।
चलो बच्चों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मतलब पहली बार जे एडवांस में पूछा था, लेकिन उसके बाद आई थिंक जेई मेंस में पूछा गया, और एक बार मेडिकल के नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है ना? तो देख लेना। देखो, कोई मान लेते हैं कि हम एक्सरे का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें वही टारगेट मटेरियल पर हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं। वही इस बार, है ना? इस बार टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं दे रखी है, डराने के लिए हमको टकराने वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ई दे रखा है। तो हमको पूछा है कि इस बार जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी, उस एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ कितना होगा, वो देखना है ना? इजीली कर सकते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो वही मान लेते हैं कि एक्सरे का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें वही टारगेट मटेरियल पर हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं ना, तो वही टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देने की जगह हमको टकराने वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है। तो हमको है ना? तो हमको अच्छे पता है कि बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर सिंपली स्पीड, मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी छुपी होती है। तो हम समझ गए तुरंत कि डराने के लिए हमको टकराने वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना। वही टकराने वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ई दे रखा है ना। बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, एच बाय पी, और पी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू एम के ई। तो इसको सॉल्व करके हम टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ना। चलो, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, रूट टू एम के इक्वल टू एच बाय लैम्डा ई। स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और टू एम को इधर ट्रांसफर करेंगे तो टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एच स्क्वायर ओपन टू एम लैम्डा ई का स्क्वायर लिख देता हूँ ना। कितना आ गया, एच स्क्वायर ओपन टू एम लैम्डा ई का स्क्वायर। तो हमको पहले से ही पता था, है ना, कि टकराने वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है, तो उससे हमने टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाली, वो एच स्क्वायर ओपन टू एम लैम्डा ई का स्क्वायर इतनी आ गई, है ना। तो बस फिर हमको निकलने वाले फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी देखनी है ना। वही हमको निकलने वाले फोटोन या एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ देखना है, मतलब निकलने वाले फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी देखनी है। तो ये तो हमने पढ़ा था, है ना। ये हमने पढ़ा था कि बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एक बार में रुक जाए, है ना, बताओ इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल से टकराएगा ना, मैंने बताया था। बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एक बार में रुक जाए, तो पूरी इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, और उसमें से भी हीट की फॉर्म में कोई वेस्ट नहीं हो, तो पूरी एनर्जी फोटोन की फॉर्म में निकलेगी। मतलब बोल सकते हैं कि टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो निकलने वाले फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी भी इतनी होगी, मतलब एच स्क्वायर अपन टू एम लेमडा ई का स्क्वायर। मैं तो कोई नई बात नहीं बताया था। इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराए, तो इलेक्ट्रॉन एक बार में रुक जाए, तो पूरी एनर्जी रिलीज होगी, और उसमें से भी अगर हीट की फॉर्म में कोई वेस्ट नहीं हो, तो पूरी एनर्जी फोटोन की फॉर्म में निकलेगी। मतलब टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो निकलने वाले फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी भी उतनी होगी, एच स्क्वायर ओपन टू एम लेमडा ई का स्क्वायर। बस निकलने वाले फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी इतनी है, तो मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा वो देखना है। तो तब फोटोन की एनर्जी को खोल करके एच सी बाय लेमडा, और इस फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम है, तो वेवलेंथ मिनिमम। आगे सॉल्व कर लेना, एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आई थिंक लेमडा मिनिमम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टू एम। एम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मास है। फिर लेमडा ई स्क्वायर सी ओपन एच, तो निकलने वाले एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ इतना होगा। इस टाइप से इसको इजीली कर सकते हैं। फिर बच्चों, इसका एक लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं। फिर तो वो एक्सरे का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक्सरे ट्यूब के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, और टारगेट मटेरियल की फॉर्म में हम कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं। और पहले केस में इस एक्सरे के लिए आई वर्सेस लैम्डा का ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो ये जो पॉइंट होता है उसको लैम्डा मिनिमम बोलते हैं। और ये मान लेते हैं कि निकलने वाले के अल्फा लाइन का वेवलेंथ है, मतलब इसको लैम्डा के अल्फा मान लेते हैं। तो शुरू में तो आई वर्सेस लैम्डा का ग्राफ ऐसा आ रहा है ना। तो देखो, अगली बार हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं ना, तो अगली केस में हम क्या करते हैं कि
एक्सरे ट्यूब के अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रख रहे हैं और टारगेट मटेरियल भी वही का वही यूज कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा कर रहे हैं कि फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब दूसरे शब्दों में फिलामेंट में बहने वाली करंट बढ़ा रहे हैं। तो हमको देखना है कि अब आई वर्सेस लैम्डा का ग्राफ अब कैसे मॉडिफाई होगा वो देखना है ना? तो इजीली कर सकते हैं ना। तो चलो सबसे पहले तुम देखते ही बताओ, ये बताए जो लैम्डा मिनिमम है, बताया था ना, ये होता है जो कट ऑफ वेवलेंथ होता है, जो लैम्डा मिनिमम होता है वो केवल अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। तो तुम बताओ कि इस बार एक्सरे ट्यूब के अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस v सेम रखा है, तो ऑब्वियसली लैम्डा मिनिमम भी सेम रहेगा। मतलब इस अगले सेकेंड केस में भी ग्राफ उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। और दूसरा ये भी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक फोटोन का वेवलेंथ मतलब के अल्फा फोटोन का जो वेवलेंथ है वो केवल टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो तुम बताओ कि टारगेट मटेरियल भी वही का वही रखा है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फोटोन का वेवलेंथ मतलब के अल्फा फोटोन का वेवलेंथ भी वही रहेगा, सेम होगा, मतलब सिंक उसी वेवलेंथ पर उगेगा, है ना? तो ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना कि अप्लाइड पोटेंशियल सेम रखा है तो लैम्डा मिनिमम सेम, तो ग्राफ उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। और टारगेट मटेरियल सेम रखा है तो इस बार कैरेक्टरिस्टिक फोटोन मतलब के अल्फा लाइन का वेवलेंथ भी सेम होगा, मतलब सिंक उसी वेवलेंथ पर उगेगा। बस एक ही डिफरेंस है, इस बार फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ा है, करंट बढ़ाई है ना, तो हमको पता है तो फिलामेंट की करंट बढ़ाएंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेट से निकलेंगे। और बताओ, है ना, फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेट से निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल से ज्यादा रेट से टकराएंगे और टारगेट मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेट से टकराएंगे तो फोटोन भी ज्यादा रेट से निकलेंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे तो प्रोपोर्शनली इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना लैम्डा मिनिमम भी वही, के अल्फा का वेवलेंथ भी वही, मतलब सिंक उसी वेवलेंथ पर उगेगा। तो इन वेवलेंथ में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेट से टकराएंगे तो फोटोन ज्यादा रेट से निकलेंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे मतलब इंटेंसिटी भी, है ना, वही नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, है ना, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी मतलब जो पहाड़ था वो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, है ना। और साथ में ये कैरेक्टरिस्टिक फोटोन की भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये जो सिंक उग रहा है उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, है। तो बस ध्यान रखना लैम्डा मिनिमम भी वही, के अल्फा लाइन का वेवलेंथ भी वही, बस ज्यादा रेट से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे फोटोन भी ज्यादा रेट से निकलेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सब जगह इंटेंसिटी बढ़ जाएगी मतलब पहाड़ की हाइट भी बढ़ जाएगी और सिंक की हाइट भी बढ़ जाएगी। चलो बच्चों एक और बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन इसको कर लेते हैं ना। तो हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम है और इसमें हमको दे रखा है कि लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ लैम्डा 1, बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ लैम्डा 2 और लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन का वेवलेंथ लैम्डा 3 हो, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में रिलेशन क्या होगा वो पूछा है। तो इसको इजीली कर सकते हैं। ये तो वही मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला एनर्जी लेवल n = 1 n = 2 और n = 3। तो चलो, चलो सबसे पहले हमको दे रखा है कि लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ लैम्डा 1 है और चलो लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का जो फोटोन है उसकी एनर्जी E1 मान लेते हैं ना। तो हमको पता है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन तब निकलती है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n = 2 से 1 में गिरे। और तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिरे तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 2 और 1 के गैप के बराबर। तो चलो 2 और 1 के बीच गैप E1 मान लेते हैं, तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन जो होगी उस फोटोन की एनर्जी E1 होगी, है ना। फिर फिर बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ लैम्डा 2 है, तो बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन की एनर्जी E2 मान लेते हैं। और ये भी हमको पता है कि बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन तब निकलती है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n = 3 से 2 में गिरे। तो तुम बताओ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में गिरेगा तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 3 और 2 के गैप के बराबर। तो चलो 3 और 2 के बीच गैप E2 मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में गिरेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 3 और 2 के गैप के बराबर, मतलब E2 जितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन की एनर्जी E2 मान लेते हैं। और
तीसरा हमको दे रखा है कि लाइमन सीरीज के सेकेंड लाइन का वेवलेंथ लैम्डा थी है, तो लाइमन सीरीज के सेकेंड लाइन की एनर्जी E3 मान लेते हैं। और ये भी हमको पता है कि लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन तब निकलती है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरे। और तुम बताओ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 3 और 1 के गैप के बराबर। और चलो 3 और 1 के बीच गैप को मैं E3 बोल लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? E3 एनर्जी का फोटोन निकलेगा, है ना। बस हमको पूछा है कि λ1, λ2 और λ3 में रिलेशन निकालना है, लेकिन हम लोग तो E1, E2 और E3 में रिलेशन निकालेंगे, है ना। तो हमको पता है ना, कॉमन सेंस दिख रहा है। बताओ इस गैप प्लस इस गैप को ऐड करेंगे तो ये गैप आएगा ना, ये हम देख सकते हैं, हम साफ साफ देख सकते हैं। बताओ इस गैप प्लस इस गैप को ऐड करेंगे तो ये वाला गैप आएगा। तो ये वाला गैप कितना है? E1 प्लस ये गैप कितना है? E2। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल गैप E3 आएगा। तो बस इन तीनों की एनर्जी में रिलेशन हो गया। अब वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि तुम खुद बताओ कि ये जो फोटोन की एनर्जी E1 है, इसको खोल करके हम hc by λ1, ये जो फोटोन की एनर्जी E2 है उसको खोल करके hc by λ2, और ये जो फोटोन की एनर्जी E3 है उसको खोल करके hc by λ3। तो hc कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1 by λ1 plus 1 by λ2 equal to 1 by λ3। ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन हो तो इजीली कर सकते हो। चलो बच्चों, इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। ये एचसी वर्मा की बुक में दे रखा है ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि इस बार कोई न्यूट्रल हीलियम एटम है और पता है कि न्यूट्रल हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? 24.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इस हीलियम एटम को कंप्लीटली आयोनाइज करने के लिए, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमको टोटल कितनी एनर्जी देनी होगी वो देखना है। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि न्यूट्रल हीलियम एटम है और हमको पता है कि न्यूट्रल हीलियम एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बताओ, है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इस न्यूट्रल हीलियम के एटम के लिए हम बोर्स थ्योरी का यूज नहीं कर सकते। बताया था ना, चमका कर बताया था कि बोर्स थ्योरी तभी यूज करते हैं जब हाइड्रोजन लाइक एटम हो जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, तभी यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल हीलियम में एक नहीं बल्कि 2-2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ध्यान रखना कि इस पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी उसको हम बोर्स फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। तो इस पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो क्वेश्चन में लड्डू की टाइप से दे रखा है ना। तो हमको क्वेश्चन दे रखा है कि इस पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? 24.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि 24.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी एनर्जी दे दी तो पहला इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, मतलब भगवान के पास चला गया है। तो बताओ कि बताओ पहला इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया ना, बताओ पहला इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया। ध्यान रखना कि अब ये जो हीलियम आयन है या अब जो हीलियम एटम है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा मतलब अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। अब इसमें बोर्स थ्योरी लगा सकते हैं। है तो बताओ कि हीलियम आयन में अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, और बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि अपनी ग्राउंड स्टेट पे ही है ना। बस आराम से बताओ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता तो कितनी एनर्जी के साथ बंधा होता? 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। लेकिन ये हीलियम का एटम है तो तब इसमें ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बंधा होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, मतलब इंटू 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास 54.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये आ गया ना। बोल सकते हैं कि अब हीलियम आयन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा जो बाय डिफॉल्ट अपनी ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉन है कितनी एनर्जी के साथ बंधा हुआ है? 54.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी एनर्जी के साथ बंधा हुआ है। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए, मतलब इस, है ना, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको मिनिमम कितनी एनर्जी देनी होगी? 54.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इतनी एनर्जी दे दी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बंधन तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। बस आराम से बताओ
है ना, आराम से बताओ कि सॉरी, है ना, आराम से बताओ कि पहले इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी? 24.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी? 54.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बताओ, इस हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए टोटल कितनी एनर्जी देनी होगी? 24.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट प्लस 54.4। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आई थिंक 79.0 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इतनी एनर्जी दे दोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब हीलियम जो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो अभी हीलियम का केवल न्यूक्लियस ही बचेगा। और हमको पता है कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल।